अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स के हवाले से। आज के दिन हम कह सकते हैं मार्केट ने एक सेलिब्रेशन मोड इख्तियार किया है। 5000 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया इन अ सिंगल डे, और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वीक के अंदर जितने हम कह सकते हैं पॉइंट्स शेड हुए थे या जितने पॉइंट्स मार्केट लूज कर गई थी, इन अ सेंस अगर हम कह सकते हैं वो एक डिप बन रहा था, आज के दिन मार्केट ने उसको रिकवर किया, सस्टेन किया, कंसोलिडेट किया, और साथ साथ अब मार्केट के नंबर्स एक हम कह सकते हैं दोबारा उस डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं जिसमें अब इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि मार्केट का नेक्स्ट स्टॉप काफ़ी हायर साइड पे दिखाई दे रहा है, यानी कि 200K पे दिखाई दे रहा है। तो आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। इंट्राडे हाई भी मार्केट ने तकरीबन हम कह सकते हैं 5700 अबव पॉइंट्स का आज इजाफा देखा गया है क्लोजर साइड पे, और इंट्राडे में भी मार्केट ने 1,78,000 का लेवल टच किया है। इट मींस के मार्केट के नंबर्स आज फिनोमिनल दिखाई दे रहे हैं। कल से रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, तो यकीनन आप सबको सबसे पहले रमज़ान मुबारक, और मार्केट के टाइम्स भी आपसे शेयर कर देंगे हम क्या क्या रहेंगी ड्यूरिंग रमज़ान सीजन, वो भी आपको बताएंगे। और साथ साथ आपको बताएं इकोनॉमी के हवाले से बहुत सारे न्यूज़ हैं जिनके इम्पैक्ट दिखाई दे रहे हैं। खासकर सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से आपको बताएं कि पायदार तरक्की के लिए और इंसाफ की फराहमी के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इस पर जोर दिया जा रहा है। किसी न किसी तरीके से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। डिजिटल पाकिस्तान आने वाले दिनों में होगा, तो इस पर सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी को फ़रोग देने के लिए डिजिटल वे में काम करना पड़ेगा, और ख़ासकर एक तरक्की की राह पर गामजन होने के लिए हमें अपने एक्सपोर्ट के नंबर्स को बढ़ाना होगा। रेमिटेंसेस के हवाले से बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे पास। और साथ साथ अगर हम बात करें इंसाफ की फराहमी, तो ऑफ कोर्स जो हम कह सकते हैं जब डिजिटल वे में आगे बढ़ते हैं, कल भी हमने न्यूज़ सुनी थी कि ट्रांसपेरेंसी के हवाले से साइबर शील्ड का आगाज़ कर दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इट मीन्स के यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारे नई मार्केट्स हो जाती हैं जब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इन तमाम चीज़ों के इनिशिएटिव्स ले रही है। तो आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ आपको बताएं कुछ हम कह सकते हैं कि शरिया कंप्लाइंस के हवाले से और शरिया फाइनेंस के हवाले से हमारे पास एक गुड न्यूज़ है। अवार्ड्स का एहतमाम किया गया है, IFN डील्स ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इस बात को बहुत सराहा है कि पाकिस्तान में ये 2 एजाज़ात जो है वो अपने नाम कर लिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान शरिया कंप्लाइंस के हवाले से, इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से, और ऑफ कोर्स इसकी जो एक पेनिट्रेशन है आम लोगों में, यानी कि एक बैंकिंग हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जहाँ पेनिट्रेट करी थी, वहीं इस्लामिक बैंकिंग को लोगों ने बहुत वेलकम किया है। तो आज हम ये भी बात करेंगे कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स होंगे और इस अवार्ड से कितनी ज़्यादा इंकरेजमेंट पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम को होगी। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं इस चीज़ को मेक श्योर कर रहा है कि तमाम जो बैंकिंग सिस्टम है इसमें नई से नई यानी कि इनोवेशन और डिजिटाइजेशन को फ़रोग मिले। वहीं हमारे पास ये एजाज़ात भी आ जाते हैं, तो ये एक चेरी ऑन द टॉप हो जाती है। तो आज हम ये भी बात करेंगे और आपको बताएं कि फरवरी मंथ के अंदर जायजे में यानी कि सर्वे के अंदर पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है इन दी पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमी। तो आज हम बात करेंगे IMF की 7 में से 6 बड़ी जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो चुकी हैं, और ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए माइलस्टोन है कि IMF की शराइत को फुलफिल करना, हमारी इकोनॉमी के नंबर्स अलाइन होना, और ख़ासकर हमारी जितनी भी इकोनॉमी की हम कह सकते हैं अलाइनमेंट हो रही है, अभी हम नंबर्स देख रहे हैं, चाहे हम स्टॉक एक्सचेंज के मोड में देखें या एक्सपोर्ट के नंबर्स देखें या नए बिजनेसेस के हवाले से देखें, ये तमाम चीज़ें ऑन ट्रैक दिखाई दे रही हैं। तो आज हम ये भी बात करेंगे। साथ साथ जनवरी से पाकिस्तान को $121 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस होगा। करंट अकाउंट सरप्लस इटसेल्फ ये भी एक बड़ी गुड न्यूज़ है कि हमारे लिए हम करंट अकाउंट सरप्लस के बारे में बात करें, वरना इससे पहले हम करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से हमेशा से ही बात करते थे। तो अब हमारे पास $121 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस है, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसके क्या क्या इंपैक्ट्स होंगे आज हम ये भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली टेक्सटाइल बरामदात यानी कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 25% यानी 1.25% इजाफा देखा गया है, और ये तकरीबन $10.9 अरब तक बन चुका है, यानी कि हमारे पास तकरीबन $11 अरब तक की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है ये हो रही है, अगर हम तमाम सेक्टर से बाइफरकेट करके सिर्फ टेक्सटाइल के हवाले से बताएं तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है। आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इकोनॉमी के हवाले से, वहीं हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज की हाईलाइट्स भी मौजूद हैं। देखते चलते हैं आज की मार्केट के क्या अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक।
100 इंडेक्स अपडेट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,73,150.41 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 1,78,974.16। आप देख सकते हैं एक ह्यूज जंप दिखाई दे रही है। ओपनिंग साइड के मार्केट के नंबर्स देखें और हायर साइड के, तो एक अच्छा चेंज, एक अच्छा पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर प्रिवेल है। नेक्स्टली लोअर वॉज 1,74,328.61 एंड फाइनली क्लोजर 1,78,853.09 यानी कि 5,702.68 का हेफ्टी गेन आज की मार्केट में देखा गया। इट मींस कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने ये बता दिया है कि ये बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड है, क्योंकि जिस तरीके से मंडे के दिन एक नेगेटिविटी के साथ, एक हम कह सकते हैं डिप्रेशन के साथ आगाज हुआ था, आज वेंसडे के दिन मार्केट ने उतने ही पॉइंट्स रिकवर करके ये बताया कि मार्केट के अंदर यही चार्म मौजूद है। नेक्स्टली वॉल्यूम्स भी देखते चलते हैं आज के कौन कौन से वॉल्यूम लीडर्स हैं। वाओ, ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। आज इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक 0.57 के इजाफे के साथ 8.39 पे क्लोजर, 116.93 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। बैंक ऑफ पंजाब सेकंड स्पॉट पे 1.66 का गेन देखा गया, 35.78 पे क्लोजर रहा, 71.05 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। पाकिस्तान पेट्रोलियम PPL 1.92 का इजाफा देखा गया, 2.36 पे क्लोजर रहा और 27.56 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। पाकिस्तान टेलीकॉम कम्युनिकेशन सेक्टर 5.29 का इजाफा देखा गया, 58.49 पे क्लोजर रहा, 25.47 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली EPQL 2.43 का डिक्लाइन देखा गया, 25.26 पे क्लोजर रहा, 23.85 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। ये थे आज के वॉल्यूम लीडर्स। कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स भी सामने आ रहे हैं, आप देख सकते हैं आज पेनी स्टॉक्स, लेकिन इसके अंदर एक ब्लू चिप भी दिखाई दे रहा है। और अगर हम ENP सेक्टर के हवाले से बात करें तो कुछ पोजीशन हैं जो स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर कॉल, हमारे साथ मौजूद है अहमद चुनाय साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद चुनाय साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सर, क्या कहेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, आज तो हम कह सकते हैं PSX एक सेलिब्रेटरी मोड में दिखाई दिया, और खासकर ये सेलिब्रेशन इसलिए भी अनड्यू था क्योंकि मंडे के दिन बड़ा डिप्रेशन था, समझ नहीं आ रहा था कि मार्केट में क्यों इतना रिएक्शन हो रहा है। तो आज आप बताइए कि मार्केट ने ये रिकवरी की है, क्या स्टैंस है? देखिए, मैं हमेशा से बड़ा पॉजिटिव रहा हूँ। मार्केट में ये जॉल्ट्स आ सकते हैं गिवन सर्कमस्टांसेस, कभी पॉलिटिकल कंडीशंस पे, कभी किसी और न्यूज़ पे, पॉजिटिव नेगेटिव मार्केट हमेशा रिएक्ट करती है। तो अगर 2 दिन मार्केट ने रिएक्ट किया तो दैट वाज इनफ, लोगों को कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई कि ऐसी कोई बात नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हमारे सामने है। इसके बाद जो एक दो और न्यूज़ थी वो भी कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। तो मैं समझता हूँ लोगों को ट्रस्ट लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल फिर आया और फिर लोगों ने जो है वो माल खरीदा भी है आज और माल बेचा भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि मार्केट का जो आज दोबारा ऊपर जाना एक बहुत हेल्दी साइन है, और ये बता रहा है कि मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा नीचे के लेवल पे जो है वो जा नहीं सकती, वहाँ रेजिस्टेंस आ जाता है और लोगों की बाइंग आ जाती है। ये जो बाइंग आई है वो ये इस बात की नमाजी कर रही है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक हैं। आज करंट अकाउंट पॉजिटिव की भी न्यूज आई, आज एक्सपोर्ट्स की बेहतरी की भी न्यूज आई, और मैं समझता हूँ कि जो 2-3 नेगेटिव न्यूज थी वो भी मार्केट से वाइप ऑफ हो गई। अच्छा अहमद चुनाय साहब, ये भी बताइए कि हिस्टोरिकली रमज़ान सीजन में थोड़ा सा मार्केट में स्लो डाउन देखा जाता है एक्टिविटीज़ के हवाले से, खासकर स्टॉक मार्केट के हवाले से हम बात करें, लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट को इटसेल्फ स्टॉक मार्केट ने ही वेलकम किया है रमज़ान को। तो कैसा लग रहा है ये? देखिए, बिल्कुल बात आपकी सही है। मार्केट को रमज़ान को वेलकम किया गया है मार्केट की तरफ से। कल से जो है वो बाकायदगी से रोजे भी इंशाल्लाह उम्मीद है शुरू हो जाएंगे, और वर्किंग आवर्स चूंकि कम होते हैं, बैंकिंग आवर्स चूंकि रमजान में कम होते हैं, इसकी वजह से हमें हमेशा वॉल्यूम कम नजर आते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस रमजान में मार्केट जो है वो एक अपबीट के साथ काम प्रिवेल कर रही है। तो उस मार्केट में जो है वो एक्टिविटी भी होगी, लोग जो है रमजान के शॉर्टन आवर्स में भी जो है वो अपने कारोबार इंशाल्लाह जारी रखेंगे। अहमद चुनाय साहब, हमारे व्यूअर्स की आगाही के लिए रमज़ान के टाइमिंग बता दें कि स्टॉक मार्केट की पोजीशन के अंदर यानी कि मार्केट की जो टाइमिंग्स होंगी वो क्या क्या होंगी स्टार्टिंग और फ्राइडे के हवाले से। देखिए, मेरे पास एग्जैक्ट टाइमिंग्स तो अभी नहीं है, मैं देख नहीं पाया, लेकिन नॉर्मली जो हमारे आवर्स होते हैं उससे 1.5 से 2 घंटे मार्केट तकरीबन कम हो जाती है जी। और उसमें मार्केट जो है वो मेरे ख्याल है कि सेम टाइम पे शुरू होगी, लेकिन उसके क्लोजिंग आवर्स जो है वो थोड़े शॉर्टन डाउन हो जाते हैं। राइट।
جی ہاں، تو اس کلوزنگ آورس کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس پورے اس میں جو ہے وہ بغیر بریک کے کام کر لیں گے اور پھر ظہر کی نماز اور اس کے بعد ریسٹ اور پھر اب باقی معلومات زندگی گزاریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رمضان میں بھی جو ہے وہ اپ بیٹ رہے گا, رمضان میں بھی لوگوں کا انٹرسٹ رہے گا اور رمضان میں بھی لوگ جو ہیں وہ زیادہ کام کریں گے کہ مارکیٹ کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ برقرار رہے گی انشاءاللہ. ویل تھینک یو سو مچ. احمد چنائے صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, کافی ڈیٹیل انالیسس خاص کر اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے. آج کے دن ایک ویلکمنگ نوٹ دکھائی دے رہا ہے جو کہ ایک کافی خوشائن قدم اسٹاک مارکیٹ کی جانب سے دیکھا جا رہا ہے. وہ انویسٹرز جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور ڈپس کو گریب کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بھی گیسٹ موجود ہیں, ان کو ویلکم کرتے چلتے ہیں. اکانومک کنڈیشن اور خاص کر چیزوں کے حوالے سے وی ہیو ہیئر ڈاکٹر جاسم انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ ہیں. السلام علیکم سر, ویری وارم ویلکم ان دا شو. ڈاکٹر جاسم, سب سے پہلے یہ بتائیے اکانومی کے حوالے سے آج بیک ٹو بیک گڈ نیوز آئی ہے, خاص کر کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کے حوالے سے ہمارے پاس جو نیوز آئی ہے اس کو مارکیٹ نے بھی ریئیکٹ کیا, پھر آئی ایم ایف کے حوالے سے آئی, پھر ہمارے پاس یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایوارڈ کے حوالے سے آئی ایف این ایوارڈ جو دیے گئے. کیا سمجھتے ہیں آپ, کس طریقے سے اکانومی کی الائنمنٹ کی جا رہی ہے, یا یہ ٹریگرز خاص کر جو اسٹاک مارکیٹ کو بھی بوم کر رہے ہیں اور اوور آل اکانومی کو بھی؟ نتاشا, تھینک یو سو مچ. آپ نے پروگرام کے آغاز میں اتنی ساری خوشخبریاں ہمیں سنائیں, ہمارے ویورز کو یس رمضان کو ویلکم کیا. تو یہ وہ ساری کرامات پچھلے کچھ سالوں کی تگ و دو اور حکومتی پالیسیز کا نتیجہ ہے, اور انٹرنیشنل مارکیٹ کا کانفیڈنس ہے, ہماری ڈومیسٹک اور ہماری جو فورن پالیسیز ہیں, ڈپلومیٹک پالیسیز ہیں, ان سب کا ایک حاصل ہے جو ہمیں اس شکل میں نظر آ رہا ہے. آپ نے بتایا ہمارا جو اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہوا کرتا تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا, وہ اب سرپلس میں چلا گیا, اور اسلامک فائنینسنگ کی جو ہمیں آئی ایف این کا ایوارڈ کا وہ ملا, $1 بلین کا ایوارڈ ہے, اور جو ان کنٹریز میں نارملی زیادہ امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے, ایوارڈ دیا بھی جاتا ہے, جو شریعہ کمپلائنٹ کنٹریز ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک خوشائن بات ہے کہ جو ہمارا بینکنگ سسٹم ہے, ہمارا فائنینسنگ سسٹم ہے اور فائنینشیل ڈسپلنز ہیں, وہ اتنے آرگنائزڈ ہیں کہ ہمیں اسلامک فائنینسنگ کی $1 بلین کی یہ ایوارڈ ریسیو ہوا. ابھی اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی بہت زیادہ ہوں گے. جتنے لوگ ہیں جو شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کرنا چاہ رہے ہیں, اور آلریڈی بڑا لو مارک اپ آلریڈی مارکیٹ میں پریویل کر رہا ہے, تو اس کے اوپر سے بارونگ بڑی سی ہوگی, اسلامک کور بھی ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک ایگزیکٹلی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری اسپیشلی انڈسٹریل پوٹینشیل انڈسٹریل ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے یوز کی جائیں گی. تو لوگوں کے لیے, جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے, جو مینوفیکچررز ہیں ان کے لیے ایک بڑی خوشائن بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی ذکر کیا ہمارا جو آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن بھی آنے والا ہے, تو اس کے لیے بھی ہماری آؤٹ آف 6 کنڈیشنز تو ہم نے میٹ کر لیں, اور جو 6 کنڈیشنز میٹ کی ہیں اس میں سے یہ اکاؤنٹ کا بھی بڑا ایک امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نیٹ ڈومیسٹک ایسٹس کی کیا سچویشن ہے. تو تقریباً 13 بلین کا, جو 13 ٹریلین کا ہمارا ٹارگٹ تھا, 14 ریکوائرڈ ہے, ابھی 13-12 کے بیچ میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ ول آلسو بی میٹ. اور تھوڑا بہت ہمیں ڈیفیسٹ نظر آ رہا تھا, جو ہماری ایف بی آر کی ریکوریز ہونی تھیں, یہ ٹیکسیشن کی کوئی 336 بلین کا ہدف تھا جو ایف بی آر شاید اچیو نہ کر پایا. لیکن اس ہدف کو اچیو کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہماری حال ہی میں ایک سپریم کورٹ نے سپر ٹیکسیشن کے اوپر اپنی ججمنٹ فائنل کر دی. تو this is a lot which is coming up and getting better. ججمنٹ کے حوالے سے بھی بتائیے نا ہمارے ویورز کو کہ کیا کیا اس کے کاز آئے. دیکھیں جو سپر ٹیکس ججمنٹ ہے وہ بیسیکلی آپ کی سپر ٹیکسیشن کی الائنمنٹ اور اس کا ڈائریکٹ ریلیف تھرو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی اینڈ ادر سوشل سیکٹر انویسٹمنٹ پلان کے ساتھ بھی جو ہے وہ آئے گا. اس کی ایگزیکٹ حد و حال ابھی قبل از وقت ہوگا بتانا, لیکن اس کا میجر بینیفیشری جو ہیں وہ سوشل سیکٹر کی وہ ٹیکسیشن جو رنگ فینس کر کے سوشل سیکٹر میں انویسٹ کیا جائے گا, اسپیشلی ایجوکیشن میں اور ہیلتھ میں. تو جو پبلک کو اس کا ریلیف سپر ٹیکسیشن میں زیادہ جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری آئی ایم ایف کی باقی تمام کنڈیشنز ہیں, جو ہماری فسکل ڈسپلن, مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, موسٹلی آل الائنڈ. انٹرنیشنل جو ہماری نیٹ ریزروز ہیں
वो ऑलरेडी आपने बताया, देर ऑल वेरी वेरी पॉजिटिव इन टर्म ऑफ हमारा जो अगला मिशन आएगा, बोर्ड मिशन भी होगा, विल बी वेरी सक्सेसफुल इंशाल्लाह जी। अच्छा डॉक्टर जासिम, आपने काफ़ी डिटेल बताई है और ख़ासकर अवार्ड के हवाले से एक इनकरेजमेंट जो कि पाकिस्तान को मिली है। मैं अगेन करंट अकाउंट सरप्लस के हवाले से पूछना चाहती हूँ। करंट अकाउंट रिजर्व्स का बढ़ना, हमारे रेमिटेंसेस बढ़ चुके हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑलरेडी 10.5% पे और इससे भी नीचे आने के एक हम कह सकते हैं इम्कानात हैं। तो क्या लग रहा है आपको ये सरप्लस का जो मोड है हमारे पास, क्योंकि हम आज तो डिफरेंट ही मोड्स देख रहे हैं अबाउट मार्केट एंड ऑल थिंग्स, तो हमारे पास ये तकरीबन $121 बिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस है, तो आप समझते हैं कि ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा? जी देखें, अंडरस्टैंड ये करना है ना कि हमारा जो अकाउंट का करंट अकाउंट का डेफिसिट सरप्लस होता कैसे है और कैसे कंटिन्यू करते हैं। देखें, जब भी आपकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस या अदर जो मेन इकोनॉमिक ब्लीडर्स होते हैं, जब हुकूमती पॉलिसीज़ उनको प्राइवेटाइज करने के लिए कुछ एक्शन लेती है कि हमारा जो फिस्कल लॉस है वो कम हो, हमारे जो टैक्स की रिकवरी सिस्टम्स हैं वो बेहतर हों, अफरात ज़र जो है वो बढ़े, लोगों को रोज़गार के मौके बढ़ें और बिज़नेस हो तमाम इंटरनेशनली और नेशनली, और इसी तरह इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बढ़े और हमारी जो बरामदात हैं वो भी बढ़े, हमारी दरामदात का भी जो है बैलेंस किया जाए। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट को इनडायरेक्टली बेनिफिट कर रही होती हैं। तो क्योंकि हम इनका तसलसल देख रहे हैं, बोथ इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बोथ इन टर्म ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एज वेल एज सिक्योरिटी की ओवरऑल सिचुएशन, अप्स एंड डाउन ज़रूर होंगे बट मेजॉरिटी वी आर सीइंग पॉजिटिव ग्रोथ। तो जब ये पॉजिटिव ग्रोथ और जीडीपी की भी ग्रोथ, ट्रेड के जो मौके हैं, आपने सिक्योरिटी की बात की है, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल दिखाई दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब भी ऑस्ट्रिया में मौजूद थे, वहाँ खिताब, अगर हम बात करें फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी वाशिंगटन टूर पे थे, तो उस वक्त हमने देखा। ये तमाम चीज़ें आप कैसे देखते हैं जो हमारी ये बिजनेस डिप्लोमेसी हो रही है? देखिए, इट इज़ ऑलवेज कंपाउंडिंग इफेक्ट। जो हमारी बिजनेस डिप्लोमेसी है वो ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी की अलाइनमेंट को फर्दर ऑगमेंट कर रही है। और आपने देखा होगा हमारी लीडरशिप जो इस वक्त करंट गवर्नमेंट की है और समेत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, दे आर ऑलवेज इनकरेजिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, इंटरनेशनल इंटरेस्ट को वो इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वो एफर्ट कर रहे हैं। जितने हमारे इंटरनेशनल डेलीगेशंस आए हैं या जो यहाँ से गए हैं, उनमें मेजॉरिटी में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हमारे जो हैं फील्ड मार्शल साहब, ही वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑल दोज पैकेजेस एंड ऑल दोज डेलीगेशंस। तो ये वो तमाम डिप्लोमेटिक एंड ट्रेड पॉलिसीज़ और जो हमारी इकोनॉमिक इंटरनेशनल ट्रेड है उसको इनकरेज करने के लिए है। जो नंबर ऑफ ट्रीटीज आपने देखी होंगी, रिकोडिक से ले लें, यूएई के साथ देख लें, मिडिल ईस्ट के साथ देख लें, यूएस के साथ देख लें, ये बड़ी अच्छे से, इवन ऑस्ट्रेलिया के साथ देख लें। इतनी अच्छी बिजनेस डिप्लोमेसी आज से पहले कभी नहीं हुई। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इतनी पॉजिटिव कंट्री रिफ्लेक्शन जो लीडरशिप हमारी इस वक्त इंटरनेशनली पोर्ट्रे कर रही है वो काबिल सताइश है जी। और एक मैच्योरिटी इन पॉलिसीज़ भी देखी जा रही है, जिस तरीके से पॉलिसीज़ बन रही हैं या जिस तरीके से डेवलपमेंट का वर्क हो रहा है, तो ये हम कह सकते हैं काफ़ी मैच्योरिटी के साथ देखा जा रहा है। अच्छा, जहाँ हम ये तमाम बातें कर रहे हैं वहीं हम एक्सपोर्ट के हवाले से भी बात करते चलें। टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट में एक हेफ्टी गेन देखा जा रहा है, $10.9 बिलियन तक पहुँच चुकी है। इट मीन्स कि हमारे पास ये एक परसेंटेज भी बढ़ा है, दूसरा हमारा जो एक क्वालिटेटिव वर्क है वो भी दिखाई दे रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जैसे आपने कुछ प्रोग्राम्स पहले भी जिक्र किया और मैंने भी बताया कि जो हमारी जो बेसिकली जीडीपी है, तो ये हम एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल मेजर शेयर उसमें पुराना पहले से ही चल रहा है। लेकिन कुछ पॉलिसीज़ और कुछ बैंकिंग अवेलेबिलिटी, कुछ फाइनेंसिंग अवेलेबिलिटी, कुछ कंडीशंस का इजी करना, कुछ सर्टन एसआरओज़ का लेके आना कि ऐसी इक्विपमेंट जो बेसिकली एक्सपोर्ट पोटेंशियल को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ की जाए, उसमें छूट देना इंडस्ट्रीज़ को, इन्वेस्टर्स को, ये उन सब का कंपाउंडिंग इफेक्ट है जो इस चीज़ में आपको नज़र आ रहा है कि जो हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में, और ये टेक्सटाइल को पर्टिकुलरली आप देखें तो बड़े तेज़ी से दिखाई दे रहे हैं हमें बढ़ते हुए। तो ये आगे और बढ़ेंगे इंशाल्लाह जी। राइट। हमारे पास कुछ अपडेट्स भी मौजूद हैं। आज के दिन हम अपडेट्स भी दिखाएंगे, साथ साथ हमारे पास कमोडिटीज़ के चीज़ें हैं जो कि आपको दिखाना ज़रूरी है। गोल्ड के रेट खासकर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल के दिन हमने देखा था थोड़ा सा स्लाइटली डिक्लाइन देखा गया था, तो अब हम देख सकते हैं कि आज के दिन क्या रेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक।
gold के पर तोला प्राइस 5,22,538 रुपीस, गोल्ड पर 10 ग्राम 4,48,468 रुपीस। आज भी तकरीबन कल की तरह ही के रेट दिखाई दे रहे हैं। इट मींस कि इंटरनेशनली वही इम्पैक्ट है जो आज दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आज $4,988.41, ऑयल WTI पर बैरल $63.08, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $68.22। ये आज के दिन कमोडिटीज़ आपको दिखाई हैं हमने। खासकर हम देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस में भी कुछ इजाफा देखा नहीं गया, वो भी एक सेम ही रेट तकरीबन दिखाई दे रहे हैं इंटरनेशनली। दिस इज़ द रीज़न कि जो हमारी मार्केट है या हमारी जो करेंसी है इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। नेक्स्टली हमारे पास करेंसी अपडेट्स भी मौजूद हैं आज की मार्केट के, देखते चलते हैं। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 330.94 रुपीज, सेलिंग वॉज 331.54। यूके पाउंड बाइंग रही 278.78, सेलिंग वॉज 379.46। यूएस डॉलर बाइंग रही 279.5, सेलिंग वॉज 280 रुपीज। लास्टली चाइनीज ऑन बाइंग रही 41.01, सेलिंग वॉज 41.08 रुपीज। ये थे करेंसी रेट्स। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स देखते चलते हैं। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.53 रुपीज, सेलिंग वॉज 74.66। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.11, सेलिंग वॉज 76.25। कतरी रियाल बाइंग रही 76.58, सेलिंग वॉज 76.71। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 916.09, सेलिंग वॉज 917.73। ये थे आज के करेंसी रेट्स जो आपने देखे। रुपी की अप्रिसिएशन है डॉलर के अगेंस्ट, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और अगर हम बात करें ऑयल एंड गोल्ड के हवाले से यानी कमोडिटीज़ रेट्स के हवाले से, ये भी एक परफेक्टली हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी की तरफ दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर जासिम हमारे साथ मौजूद ही हैं, उनसे बात करते हैं मजीद। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि हम कमोडिटीज़ के हवाले से देख रहे हैं चेंजेस आ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, समटाइम्स कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, समटाइम्स कुछ रिजिडनेस आ जाती है। तो आजकल के क्या हालात हैं, कैसे देख रहे हैं, और ऑयल प्राइसेस एंड गोल्ड कैसे इम्पैक्ट करेगा? देखिए, विद द चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड ग्लोबल जो पावर बैलेंस है इकोनॉमिक्स का, ट्रेड का, वो यूएस की एक मेजर इन्फ्लुएंस होता है, उसकी वेरियस स्टेटमेंट्स का। यूरोप का एक अपना मार्केट का अपना एक बैलेंस है जो वो अपना कनाडा के साथ, चाइना के साथ, यूएस के साथ देखता है। तो आई मीन सारी कंडीशंस को जब आप देखते हैं, और स्पेशली ट्रंप 2.0 एजेंडा के बाद जो रिसेंटली उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर उनकी ऑयल की सीजर हुआ, और उसके बाद उसकी प्रोडक्शन को अपनी कहा कि हम इसे अपने इकोनॉमिक रिकवरी में भी यूज़ करेंगे, और उसकी वेरियस वो होगी। सिमिलरली आइसलैंड की स्टेटमेंट्स जो यूएस की तरफ से आई, राइट, और ग्रीनलैंड में ग्रीनलैंड की जो स्टेटमेंट्स हैं डेनमार्क के साथ, इसी तरह। तो अब क्या सिचुएशन आपको लग रहा है, क्या बनने जा रही है? इस सारी सिचुएशन में ना ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो नॉर्मली वेरी भी करती हैं और हायर साइड पे जाती हैं। लेकिन अभी तो स्टेबिलिटी आ गई है 2-3 दिन से, तो वो इसलिए वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज़ लोकल मार्केट पे इसका इम्पैक्ट ना है। रीजन ये चल रही है बेसिकली कि आपके ना जो मिडिल ईस्ट के ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, रशियन ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, और जो यूरोप साइड पे सपोर्ट चल रही है, वो नॉर्मली उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, लेस विद द यूएस। बट दिस इज ऑब्वियसली इट्स टाइम विल टेल अस कि जो हमारी ऑयल प्राइसेस हैं वो कैसे आगे जाएंगी। बट अपरेंटली ऐसे लग रहा है कि कोई हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन मजीद पता चलेगा कि जो अब अपकमिंग 1-2 डेलीगेशंस हैं यूएस के, जो इनके ईरान के साथ भी अभी डील्स कुछ हो रही हैं और कुछ यूरोप के साथ होनी है, तो ये किस साइड पे जाएगा। मोस्ट लाइकली इट विल कम डाउन। अच्छा, मोस्ट लाइकली इट विल कम डाउन एज। अब इसके एग्जैक्ट कितने बैरल इफेक्ट है आई कैन नॉट से, बट 10% अभी तो 63 डॉलर के अराउंड है, यानी कि 63 पर बैरल 63 है WTI, और ब्रेंट क्रूड 68 पर है। तो इट मींस बट यू कैन से जो अगर हम इसकी प्रेडिक्शन इन टर्म ऑफ परसेंटेज ले लेना, और इसके जो रिग्रेशन एनालिसिस जो मैंने 1-2 जगह पे पढ़ा था, मे बी इट विल कम डाउन बाय 10%। 10%। वाओ, चले ठीक है, फिर ये भी तो एक अच्छी चेंज होगी। और ऑल्दो जब ये तमाम चीज़ें होंगी तो इसका वो एक तमाम इम्पैक्ट लोकल मार्केट में ही ट्रांसफ़र होगा। वेल, हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है करंट अकाउंट सरप्लस वाले से, जो कि हम ऑलरेडी आज की गुड न्यूज़ आपसे शेयर कर चुके हैं। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, वापस आते हैं, फिर डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू करते हैं।
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق جنوری 2026 میں پاکستان نے $121 ملین کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ریکارڈ کیا، جو دسمبر 2025 کے $270 ملین خسارے کے مقابلے میں ایک واضح بہتری ہے۔ یہ تبدیلی اس بات کا ثبوت ہے کہ بیرونی کھاتوں پر دباؤ میں وقتی کمی آئی ہے اور معیشت بتدریج استحکام کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اس سرپلس میں ورکرز ریمیٹنس نے کلیدی کردار ادا کیا۔ جنوری میں ترسیلات زر $3.46 ارب رہی، جو اگرچہ دسمبر سے قدرے کم ہیں مگر اب بھی ملک کی معیشت کے لیے مضبوط سہارا ثابت ہو رہی ہیں۔ ترسیلات زر نہ صرف زر مبادلہ میں اضافہ کرتی ہیں بلکہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو محدود رکھنے میں بھی مدد دیتی ہیں۔ رواں مالی سال کے جولائی تا جنوری کے دوران $1.07 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سامنے آیا، جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے میں سرپلس تھا۔ اس کی بنیادی وجہ درآمدات میں نمایاں اضافہ ہے، جو بحال ہوتی مقامی طلب اور صنعتی سرگرمیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ درمیانی اور سرمایہ جاتی اشیاء کی بڑھتی درآمدات معاشی سرگرمی کے لیے مثبت اشارہ ہیں۔ مجموعی طور پر جنوری کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس معیشت کے لیے حوصلہ افزا سگنل ہے، مگر اسے مستقل بنانے کے لیے برآمدات، ترسیلات زر کے استحکام اور درآمدی نظم و ضبط پر توجہ دینا ہوگی تاکہ یہ بہتری عارضی نہیں بلکہ دیر پا معاشی استحکام میں تبدیل ہو سکے۔ جی رپورٹ آپ نے دیکھی، میں ڈاکٹر جاسم سے ہی سوال کرنا چاہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جو کہ ہم بات بھی کر چکے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے کہ کس طریقے سے یہ امپیکٹ کرے گا، اور خاص کر جب ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہو گئی، یعنی کہ ایک وقت تھا کہ ہم راک باٹم ٹچ کر چکے تھے، ہمارے پاس ڈیفالٹ کے خطرات تھے، کوئی امپورٹ کور موجود نہیں تھا، کس طریقے سے ہم نے یعنی کہ گورنمنٹ نے ایک اپنی کٹی کو بھی مینج کیا، امپورٹ کو بالکل آپ کو یاد ہے بالکل کٹ ڈاؤن کر دیا تھا، ایکسپورٹ کے حوالے سے جو ایل سیز تھیں ان میں ایشوز آ رہے تھے، تو یہ حالات اور وہ حالات کیسے کمپیریزن کریں گے اور کیسے بتائیں گے؟ وہ اس وقت تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے رول اوور کیسے کرنا ہے، تو کم از کم اب وہ رول اوور کے خدشات کافی حد تک کم ہو گئے ہیں اور اب سرپلس کی باتیں ہو رہی ہیں، اور سرپلس کی ظاہر یوٹیلائزیشن بہت ساری شکل میں نظر آتی ہیں، اور موسٹلی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی سائٹ پہ ہی لے کے جاتے ہیں۔ آپ کی جب سرپلس ہوگا تو آپ کا ڈیولپمنٹ کا آپ کے پاس کشن بڑھے گا، آپ کی ڈیٹ سائیکلنگ ایزی ہو جائے گی، آپ کی بہت ساری قرضے کو واپس کرنے کے لیے جو چیزیں کرنی ہوتی ہیں وہ ایزی ہو جاتی ہیں، تو یہ ایک بہتری کی طرف جا رہی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں، اور تاکہ ان سائیکل سے قرضوں کے باہر نکلا جائے۔ اور ابھی 24واں پروگرام ہے، تو کوشش تو حکومت کی یہ ہے کہ اس سے 1-2 سالوں میں ایسی اپنی اکنامک سٹیبلٹی کی جائے کہ اس قرضوں سے باہر نکلیں اور حکومت اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہو اور اپنی ساری فائنینسنگ اپنے ہی ریسورسز سے مینج کرے۔ تو یہ پیسہ ظاہر ہے ہماری ڈیولپمنٹ میں جائے گا، عوام کو اس کا ریلیف دیا جائے گا، بہت ساری جو ہیں آپ کی کماڈیٹی سٹیبلائز ہو جائیں گی، بہت ساری پرائسز میں فرق آتا ہے، جو روزگار کے وہ ہیں مواقع وہ بڑھتے ہیں، جب ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے تو ظاہر ہے چیزیں ایڈ ہی ہوتی ہیں۔ آئی ٹی سیکٹر میں بہت زبردست کام ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں تمام فری لانسرز کے حوالے سے، یا دیکھا جائے تو بہت زیادہ اب اے آئی کے اوپر ہم جا چکے ہیں، بیکاز یہ وہ سارا دیکھیں اے آئی کی اندر جو بھی ہیومن کیپیٹل کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ حکومت نے دی کہ وہ اپنا نرچر کر سکیں، اپنے آئیڈیاز کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنا کام آفر کر سکیں، اور دین یونیورسٹیز کے اندر بھی انہوں نے ایسے بہت سارے اقدامات کیے کہ جو بچے ہیں وہ ٹرینڈ ہوں آئی ٹی سیکٹر میں، ریلیٹیولی ایزیئر ان ٹرم آف کوئی بڑا انفراسٹرکچر نہیں چاہیے ہوتا، آپ نے ان کو ٹرین کر دیا، ہائر اسکل سیٹ دے دیا، بینکنگ کی انیبلنگ انوائرمنٹ دے دی، انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کی الاؤ کر دیا، تو وہ بچوں نے بہت اچھا بہتر پرفارم کیا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ہماری جو آئی ٹی سیکٹر کی گروتھ ہے کمپیئر ٹو اگر پروپورشنیٹ گروتھ دیکھیں تو سب سے زیادہ آئی ٹی سیکٹر کی پروپورشنیٹ گروتھ ہوئی ہے، ایگزیکٹلی ملٹیپلائی ہو رہی ہے پر ایئر، اٹ مینس کہ ہمارے پاس ایک اچھا ہیفٹی اماؤنٹ جمع ہو جائے گا اگر ہم آج کے بعد یعنی کہ 10 سال کے بعد نمبرز دیکھیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ون لاسٹ کوسچن، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ پلان کی جا رہی ہے پی ایس ڈی پی کی جانب سے، تو اپ کمنگ کیا پلانس ہیں، کس طریقے سے آنے والے دنوں میں ہمیں سرپرائزز ملنے والے ہیں؟ دیکھیں پازیٹیو سرپرائزز ہوں گے، نیگیٹو آبویسلی نہیں ہے، آف کورس وہ آپ کی اسمائل سے پتہ چل رہا ہے کہ ایسے ہی ہے۔ اور آلدو کہ پی ایچ ڈی پی کے اپنے فسکل کنسٹرینٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور صوبوں کے ساتھ ہم آہنگی کی ضرورت ہوتی ہے کہ وفاق صوبوں کی ضرورت کو
जहाँ नेशनल इंटरेस्ट हो या नेशनल गेन्स हो, जैसे रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं या रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स है या पावर सेक्टर होता है, वहाँ पे तो हुकूमत डेफिनेटली तमाम सूबों के साथ ही चलती है, लेकिन कुछ जगहों पे प्रोविंसेस को कंट्रीब्यूशन देनी पड़ती हैं, सच एज सोशल सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर, सोशल में हेल्थ एंड एजुकेशन मेजर सेक्टर्स हैं, क्योंकि ये 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व सब्जेक्ट हो गए थे, तो ये मिल के कुछ ऐसी तरजीहात को वाज़े किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो आइंदा ऐसी हुकूमत उन चीज़ों पे जिनसे एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ेगा, ह्यूमन कैपिटल और रोज़गार के मौके बढ़ेंगे, और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट होगी और जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा नज़र आएंगी जी इसमें। और उस पे उसका जो इम्पैक्ट है वो ऑब्वियसली कुछ तो ऑनगोइंग हमारी स्कीम चल रही होती है गवर्नमेंट की, जो पब्लिक सेक्टर की डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत होती हैं, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं कि वो भी पाए तक मील तक पहुंचाए जाएं, स्पेशली जो एनर्जी सेक्टर के होते हैं या कम्युनिकेशन सेक्टर्स के हैं। और इसी तरह आगे भी फ्यूचर में भी उन प्रोजेक्ट्स में जिनका गेन या इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा है, ये लेस इन्वेस्टमेंट विद मोर गेन, तो उनको ज़्यादा फोकस किया जाएगा जी, और ह्यूमन कैपिटल पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। वेल डॉक्टर जासिम, थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल से आज के दिन हम बात कर चुके हैं। इकॉनमी के हवाले से खासकर हम ये देख रहे हैं कि जहाँ आईटी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, वहीं डेवलपमेंट, अगर हम पीएसडीपी की डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो ये भी एक न्यू सरप्राइजेस जो डॉक्टर जासिम ने हमें बताया कि आने वाले हैं, और इनके ऊपर मजीद काम होगा। जब नेक्स्ट फिस्कल ईयर स्टार्ट होगा, बजट आएगा, तो हमारे पास तमाम डिटेल्स आएंगी, और यकीनन जो अभी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आ रहे हैं वो आने वाले दिनों में भी मजीद इसको फाइन ट्यून करते हुए दिखाई देंगे। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जहां टेक्सटाइल के नंबर्स बढ़ चुके हैं एक्सपोर्ट के हवाले से। वहीं हमारे पास एक और गुड न्यूज़ है, वो ये कि जनवरी में पाकिस्तान को एक तो सरप्लस के हवाले से हमारे पास न्यूज़ थी जो कि करंट अकाउंट सरप्लस हो चुका है। अगेन अगर हम बात करें आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज़ के हवाले से, तो हमारे पास 7 आउट ऑफ अगर हम बात करें तो तकरीबन 6 जो शराइत हैं वो फुलफ़िल कर चुका है पाकिस्तान। और ये जो आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज़ थी, ये कोई हम कह सकते हैं कि यूजुअली इकॉनमी के हवाले से काफ़ी बोल्ड डिसीजंस थे जो कि पाकिस्तान ने लिए और इसको फुलफिल किया। और अब हम देख रहे हैं कि इकॉनमी भी ऑन ट्रैक दिखाई दे रही है, और आईएमएफ भी इस प्रोग्राम के साथ, यानी कि जो ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम है, ये एक बाकायदगी से जारी है, और इसमें कोई भी जो हम कह सकते हैं कि हर्डल वो मौजूद नहीं है। तो आज इसके हवाले से बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर इन कराची स्टूडियोज, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद फातमी साहब, उनको वेलकम करते हैं। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम फातमी साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे सबसे पहले आईएमएफ की शराइत जो कि पाकिस्तान ने फुलफिल की हैं, 7 शराइत में से तकरीबन 6 फुलफिल हो चुकी हैं, और बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि अच्छे अंदाज में पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखा हुआ है, और ये इकॉनमी के हवाले से एक ट्रेमेंडस जॉब है जो पाकिस्तान ने फुलफिल किया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले तो आपको और तमाम अहले ईमान, अहले मुसलमान और पाकिस्तान को मैं रोज़े की, रमज़ान की मुबारकबाद दूंगा। और फिर रहा आईएमएफ का, तो मैं ये समझता हूँ कि फरवरी के लास्ट वीक में शायद तय पाया है कि आईएमएफ का ग्रुप आएगा यहाँ, उनका वफद आएगा, और उसमें ये तय, मैं समझता हूँ ये बड़ा मुबारक वक्त होगा, मिड रमज़ान होगा, और इसमें ज़ाहिर है हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें, दुआएं भी हैं कौम की शामिल। इस बार जो सबसे अहम चीज़ है कि लास्ट टाइम हमने 1 अरब की वजह से हदफ मिस कर दिया था। इस बार हमें यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। कह तो रहे हैं कि हमने 6 आउट ऑफ 7 पूरा कर लिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बार ये 7 जो है, यानी 7 के 7 इंशाअल्लाह ताला पूरे हो जाएंगे। इसमें देखिए आईएमएफ के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस होती है, जिसको हम लोग उर्दू में शायद कहते हैं, इसके लिए कोई टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो मुझे सही याद नहीं, बहरहाल गिनतियों की कारकर्दगी। अच्छा, ये बड़ी टर्मोलॉजी इकनॉमिक्स में बहुत अहम है, और ये सिर्फ गिनतियों से मुराद ये नहीं होती कि पैसा, बल्कि ओवरऑल परफॉर्मेंस काम करती नहीं, शुमारियात होती है। हमारे पास जो सिक्योरिटीज़, जो हमारे पास टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की
ख़बरें हैं, जो उनके ज़राए बताते हैं, वो ये बताते हैं कि हम अपने इस फीचर में बिल्कुल मुकम्मल तैयार हैं और हमने इस बार हम हो सकता है कि 19-20 से थोड़ा बहुत हदफ आगे पीछे हो, लेकिन कोई खौफ नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बिल्कुल यकीन रखते हैं कि इस बार हम उनके तमाम। एक चीज़ ज़रूर है जो आज ही मैंने सुबह अखबार में देखा कि इससे हट के, यानी शुमारियाती जो परफॉर्मेंस है या क्वांटिटी परफॉर्मेंस से हट के दो बातों पे शायद उन्होंने इंडिकेशन किया है जो आज अखबार में मैंने, वो एक तो ये है कि गवर्नेंस और एक है कि करप्शन। ये दो चीज़ों पे शायद उन्होंने कहा है कि इस पे भी क्वांटिटेटिव ही परफॉर्मेंस से वो चेक करेंगे कि हम इसमें कितने कामयाब हैं। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं जो ख़बरें आ रही हैं और जिस तरह परफॉर्मेंस हो रही है, और जिस तरह हमसे पहले डॉक्टर साहब ने कहा कि पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों इदारे, यानी इदारे भी और सियासतदान भी हर जगह पूरी दुनिया में जो जा रहे हैं, आ रहे हैं। वियना में आपने देख लिया, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के हवाले से जो तकरीब उसमें देख लिया। तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि प्लस ये कि हर जगह से आपने देखा इस्लामिक फ़ाइनेंस में हमने 2 एजाज़ हासिल कर लिया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें बता रही हैं कि हमारी डायरेक्शन सही है। टाइम हो सकता है, जैसे मैं आपको बताऊं एक चीज़ जो सरप्लस के हवाले से आप उस वक्त बात कर रही थी डॉक्टर साहब से, अगर आप गौर करें तो सरप्लस जो डेफिसिट भी थोड़ा पिछले साल था एंड में दिसंबर के, उसकी वजह यह है कि फॉर सम रीज़न हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से और एक्सपोर्ट कम है, तकरीबन 18 पॉइंट समथिंग या 19 एक्सपोर्ट है और 42 पे जब हम इंपोर्ट करेंगे तो ऐसे भी हमारा अनबैलेंस हो जाता है। उस बैलेंस उसके बावजूद जो मैं समझता हूँ वजारत ख़जाना जो लोग काम कर रहे हैं और जिस तरह उसको मैनेज कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। और मैं ये समझता हूँ कि फरवरी के एंड में ईद से पहले IMF से हमें खुशखबरी मिल जाएगी। अच्छा फातमी साहब, ये भी बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खासकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए और ट्रांसपेरेंसी के हवाले से इनिशिएटिव्स लिए हैं और ये देखा जा रहा है कि सबको बता दिया है कि पायदार तरक्की और इंसाफ की फराहमी पर जोर दिया जाएगा, यानी कि इसमें कोई छूट नहीं है, किसी तरीके की कोई हम कह सकते हैं कि कोई भी जो नरमी है वो नहीं बरती जाएगी। तो क्या लगता है आपको, गवर्नमेंट तो ट्रिगर्स पे फोकस कर रही है, इकोनॉमिक नंबर्स पे फोकस कर रही है, वहीं ट्रांसपेरेंसी के हवाले से भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, और एक और चीज़ ये कि जो आपने IMF की शराइत के हवाले से कहा कि 7 में से 6 शराइत बड़ी शराइत पूरी की हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म्स जो कि हमने FBR के अंदर किए वो भी वाज़ेह हैं। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि IMF की तरफ से अब हमें बहुत कम खदशा है कि किसी किस्म की ऊंच नीच होगी, बल्कि हम 100% श्योर। अब रहा वज़ीर आज़म का, असल में ये एक सेमिनार था जिसके अक़वाम मुत्तहिदा का पायदार तरक्की, आलमी अमन और खुशहाली का रास्ता, ये टॉपिक दिया था, इस पे बात की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसमें जो सबसे अच्छी बात की वो ये कि सिर्फ अपने मुल्क की बात नहीं की, उन्होंने 2 बातें बहुत क्लियर की जो समझने की, यानी हम जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया है, 1945 के बाद 2025, यानी ये जो तकरीबन 70-80 साल हैं, इसमें उन्होंने ये कहा कि एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है। वो बहुत बड़ा चेंज ये कि जो बड़ी ताकतें हैं वो अपनी बहुत सारी हठधर्मी या मर्जी से काम करें, और जो गरीब या तरक्की पजीर या गैर तरक्की पजीर ममालिक हैं वो बहुत सारे क्राइसिस में हैं, न उनको लोन मिलता है, न उनके अखराजात पूरे होते, प्लस जो कोविड की वजह से और जो मौसमियाती तब्दीली हो रही है उसके असरात सबसे ज़्यादा गरीब ममालिक पे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना था कि ज़रूरत इस बात की है 2 अलग शोबों पे काम किया जाए। एक तो ये कि इन तमाम ममालिक को गुर्बत से कैसे निकाला जाए, हेल्थ एजुकेशन कैसे बेहतर की जाए, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो इंटरनेशनल एक पॉलिटिकल ख़तरात मंडला रहे हैं, बल्कि उन्होंने एक जुमला कहा कि ख़तरा एक नहीं है, बहुत सारे ख़तरात हैं। उनका मकसद यही था कि खास के ईरान के हवाले से, गल्फ के हवाले से, इजराइल के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से, आपने बड़ी बात कही है, इकोनॉमी के हवाले काफी इनिशिएटिव्स जहां लिए गए, वहीं प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस चीज पर फोकस किया कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और इंसाफ की फराहमी फौरन होनी चाहिए। तो आज हमने डिटेल डिस्कशन की। वेल, थैंक यू सो मच। फातमी साहब हमारे साथ मौजूद थे कराची स्टूडियो से, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ आप सबको एक बार फिर रमज़ान की मुबारकबाद। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।